हेलो क्लास 12th, वेलकम टू जनित गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड आज हम कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक के पीवाईक्यूज। सो बेसिकली ये हमारा पीवाईक्यूज का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हम ऑलरेडी 15 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं एंड लेक्चर नंबर 2 में हम टोटल 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको पीवाईक्यूज 1 देखना है, यानी कि केमिकल काइनेटिक का पीवाईक्यूज का लेक्चर 1 देखना है, उसके बाद आपको लेक्चर 2 देखना है, ठीक है। यहां पे हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं वो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं, प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे एंड आई होप कि आप सभी तक मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही होगी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास एंड यहां पे देखो 1 से तो शुरू करेंगे नहीं, हम कहां से शुरू करेंगे? 16th क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो हमारे पास न्यूमेरिकल भी है और हमारे पास थियरी भी है आज की क्लास में, ठीक है। लेकिन एमसीक्यूज नहीं है, एमसीक्यूज हमने प्रीवियस लेक्चर में किया हुआ है, राइट। चलो तो क्वेश्चन 16 क्या है बेटा यहां पे हमारा? Explain the difference between instantaneous rate of a reaction and average rate of a reaction. Now, instantaneous rate क्या होता है and average rate क्या होता है? नाम से हमें क्या पता चल रहा है? Instant है ना, कोई भी काम यू हो जा रहा है, instant हो जा रहा है। and average में क्या हो रहा है? हाँ, कोई काम करने में हमें समय लग सकता है, that is called average, ठीक है। तो अगर हम इंस्टेंटेनियस के बारे में बात करें या फिर एवरेज के बारे में बात करें तो हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? यस, तो डिफरेंस बोला है ना हमसे, डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंटेनियस रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अ रिएक्शन एंड एवरेज रेट ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है। तो हम यहां पे डिफरेंशिएशन करके ही लिखेंगे, ठीक है। एवरेज रेट, एवरेज रेट ऑफ अ रिएक्शन के बारे में हम यहां पे बात करेंगे एंड इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में हम यहां पे बात करेंगे। सो व्हाट इज एवरेज रेट? यस, एवरेज रेट में हम क्या करते हैं? यस, एवरेज रेट में हम क्या करते हैं बेटा? बहुत सारे टाइम इंटरवल को हम कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट ओवर अ फाइनाइट टाइम इंटरवल, है ना। It is a rate of reaction. It is the rate of reaction over infinite, ठीक है। It is the rate of reactions over infinite time interval, ठीक है। वही अगर हम इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में बात करें, सो इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जब हम रेट को कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। इट इज अ रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर टाइम, at a particular time. So this is called instantaneous rate, right? And अगर हम average rate of reaction के बारे में बात करें, so it is represented as average rate। बेटा कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? average rate को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? इस तरीके से डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर हम कॉन्सेंट्रेशन का ये साइन बनाते हैं। कॉन्सेंट्रेशन में हमारा रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट हम कुछ भी लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू चेंज विद टाइम। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज कॉल्ड एवरेज रेट। अगर वही मुझे इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करना होगा, सो हाउ विल कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस रेट? इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। इंस्टेंटेनियस रेट के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? डी। डी हमें बताता है स्मॉल चेंज के बारे में, ठीक है। डेल हमें बताता है लार्ज चेंज के बारे में। सो बस यहां पे हमारा सेम वही रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन dt, है ना। डेल्टी हम यूज नहीं करेंगे, हम यहां पे dt का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है? ये हमें
ओवरऑल आइडिया देता है कि किस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड होगी ड्यूरिंग दैट टाइम, है ना। और वही अगर हम इंस्टेंटेनियस के बारे में बात करें तो ये हमें एग्जैक्ट रेट ऑफ रिएक्शन देता है एट दैट मूवमेंट. सो इट गिव exact rate of reaction. It give exact rate of reaction at that moment. वहीं अगर हम एवरेज के बारे में बात करें सो इट गिव एन ओवरऑल आइडिया, है ना. इट गिव एन ओवरऑल आइडिया. इट गिव एन ओवरऑल आइडिया कि कितनी फास्ट रिएक्शन प्रोसीड होगा उस टाइम में, ठीक है, ऑफ हाउ फास्ट रिएक्शन प्रोसीड इन दैट टाइम, जिस भी टाइम के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 जहां पे हमने डिफरेंस को कैलकुलेट किया, राइट. चलो तो इसको फटाफट से नोट डाउन करेंगे, फिर हम चलेंगे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ. क्लियर? चलिए भाई. नाउ क्वेश्चन नंबर 17 है डिस्क्राइब हाउ डज द एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन remain unchanged when catalyst is used in the reaction. चलिए तो एंथैल्पी में क्या चेंज आता है. सो बेसिकली एंथैल्पी किस पे डिपेंड करता है? ओनली ऑन द इनिशियल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड द फाइनल स्टेट ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है. पाथ को तो फॉलो करता नहीं है एंथैल्पी. लेकिन जब हम इसमें कैटलिस्ट को इंट्रोड्यूस कराएंगे, सो व्हाट कैटलिस्ट डू? कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट ऑल्टरनेट द पाथ, ठीक है. ये क्या करता है? ऑल्टर कर देता है पाथ को, जल्दी करा देता है रेट ऑफ रिएक्शन को, है ना. एंड एनर्जीज में कोई चेंज होता है क्या? बताओ जल्दी, क्या कोई एनर्जी में चेंज होता है? डज नॉट चेंज द एनर्जी ऑफ रिएक्शन और प्रोडक्ट. ये एनर्जी में चेंज नहीं करता है, ठीक है. इट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बट इट डू नॉट चेंज द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है. सो द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, the enthalpy of reaction, जिसको हम डेल एच से रिप्रेजेंट करते हैं, डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ठीक है, डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड फाइनल स्टेट ऑफ प्रोडक्ट. और इनिशियल स्टेट लिख लो, कॉन्सेंट्रेशन की जगह इनिशियल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड फाइनल स्टेट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, एंड फाइनल स्टेट ऑफ प्रोडक्ट. क्लियर? आया समझ में? सो व्हेन कैटलिस्ट इज इंट्रोड्यूस, यही बात कह रहे हैं यहां पे. सो व्हेन अ कैटलिस्ट इज यूज्ड इन अ रिएक्शन, व्हेन अ कैटलिस्ट इज यूज्ड इन अ रिएक्शन, जब कैटलिस्ट का इस्तेमाल होगा रिएक्शन में, तो व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस वी विल ऑब्जर्व? सो इट प्रोवाइड द ऑल्टरनेटिव रिएक्शन पाथवे. It provide the alternative pathway, ठीक है. ये रिएक्शन को रास्ता बना के देता है रिएक्शन होने के लिए, ठीक. विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी भी कम हो जाएगी. विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, है ना, with lower activation energy. साथ ही साथ it increase the rate of reaction. It increase the rate of reaction, but do not change the energy of reactant or product. Do not change the
एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी को चेंज नहीं कर सकता। क्या इतना क्लियर है? यस तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17th। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 18th। क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 18th? So question 18th is what is the physical significance of energy of activation? Explain with diagram. Okay. Activation energy का physical significance क्या है? So basically सबसे पहले हमें जानते हैं कि activation energy होता क्या है। Activation energy वो minimum extra energy हम बोल सकते हैं, ठीक है, जो react करता है, ठीक है, and हम क्या बोल सकते हैं कि activation energy is the minimum energy, ठीक है, दैट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट पोजेस। अगर उसको एक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करना है तो कम से कम वो उतनी एनर्जी उसके पास होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। मतलब कम से कम, मतलब जैसे कि मान लो 20 जूल की किलो जूल की एनर्जी हमको चाहिए, ठीक है, लेकिन हाँ ठीक है अगर 18 किलो जूल भी उसको मिल जाता है तो काम बन जाएगा, है ना। तो दैट इज द मिनिमम एनर्जी, तो बस उतनी एनर्जी उसको मिल जाए, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। सो एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी, activation energy is the minimum energy that reactant molecule ठीक है, activation energy is the minimum energy that reactant molecule must possess, reactant molecule must possess, इतनी एनर्जी तो भाई इनके पास होनी ही चाहिए to undergoes a chemical reaction, to undergoes a chemical reaction, to undergoes a chemical reaction। ठीक, ये तो हमने सिर्फ और सिर्फ अभी एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में जाना। नाउ व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दैट? तो अब हम यहां पे बात करेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में। व्हाट आर दी फिजिकल सिग्निफिकेंस? सो सबसे पहली बात क्या है, देखो जब भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड होंगे, है ना, तो नया बॉन्ड बनाने के लिए, नया प्रोडक्ट बनाने के लिए दे मस्ट कोलाइड विद द सफिशिएंट एनर्जी टू ब्रेक द एग्जिस्टिंग बॉन्ड एंड टू फॉर्म अ न्यू बॉन्ड, ठीक है, उसके लिए उनको एनर्जी चाहिए होगी, राइट। सो दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंट, ठीक है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, reactant molecule when not colloid, it's collide, ठीक है, जब वो आपस में क्या करेंगे, जब आपस में कोलाइड करेंगे तो उनको क्या चाहिए होगा, विथ सफिशिएंट एनर्जी, with sufficient, collide with sufficient energy to break old bond and form new one, and form new one। ओल्ड बॉन्ड तोड़ने के लिए और नया बॉन्ड बनाने के लिए दे मस्ट रिक्वायर्ड सम एनर्जी, ठीक है। नाउ सेकेंड फिजिकल सिग्निफिकेंस हम इसका क्या लिख सकते हैं, हायर द एक्टिवेशन एनर्जी मीन्स स्लोअर रिएक्शन, while slower activation energy means higher reaction, है ना। तो a higher activation energy means slower reaction and lower activation energy means higher reaction or faster reaction, we can say, or faster reaction। So this is the second point, ठीक है। And what about other physical significance? और क्या physical significance हो सकता है? Yes, जल्दी बताओ जल्दी, और क्या physical significance हो सकता है? अगर हम इसको कैटलिस्ट से कंपेयर करें, ठीक है, तो कैटलिस्ट ऐड करने से क्या हो जाएगा, कैटलिस्ट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी एंड इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट चेंजिंग द एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है। अ कैटलिस्ट
a catalyst lower the rate of reaction, कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को नहीं, एक्टिवेशन को लोअर कर देता है ना, और रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देगा. अ कैटलिस्ट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी एंड इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट चेंजिंग, ठीक है, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस विदाउट चेंजिंग द एंथैल्पी, without changing the enthalpy, तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. नाउ हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेन विद डायग्राम. डायग्राम कहाँ है बेटा? यस, क्या हमें इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा? वी हैव पेज, नो, यहीं पे हम डायग्राम बना लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे मैं आपके लिए डायग्राम बना देती हूँ एनर्जी और रिएक्शन प्रोग्रेस का. ठीक है, ये हमारा रिएक्शन है एंड यहां पे हमारा एनर्जी बनेगा. ये रिएक्टेंट है, ये गया यहां से, और ये हमारा रिएक्टेंट है, यहां पे हमारा प्रोडक्ट बन गया एंड दिस इज द एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स. ठीक है, ये हमारा एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स हो गया, और जो इतनी एनर्जी चाहिए रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, दैट इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, EA. ठीक है, दैट इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, इट्स कॉल्ड EA. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19. सो क्वेश्चन 19 का फर्स्ट पार्ट है, डिफाइन हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रिएक्शन, राइट इक्वेशन ऑफ टाइम. ठीक है, फॉर अ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, टी हाफ है मेरे ख्याल से ना, 1 2 है, तो इसको ऐसे कर लो, टी हाफ फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, ओके. नाउ हाफ लाइफ क्या होता है? जहां पे रिएक्शन हमारी 50% कंप्लीट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ. या फिर हम बोल सकते हैं कि जहां पे रिएक्शन हमारे पास सिर्फ 50% बची होती है, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ, है ना. सो हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज डिफाइंड एज टाइम रिक्वायर्ड फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू बिकम हाफ. ठीक है, टू इट्स इनिशियल वैल्यू, और सिंपल सी लैंग्वेज में लिख दो. ठीक है, हाफ लाइफ मीन्स reaction is 50% completed. Reaction is 50% completed with respect to time. With respect to time. Clear? Half life means reaction is 50% completed with respect to time. And write the equation for the half life, beta. How we will write? Half life is equal to 0.693 upon K. यही होता है where K is the rate constant. याद रखना, K यहां पे क्या हो जाएगा? Rate constant. K is the rate constant. Now the second one is a first order reaction is 75% completed in 60 minutes. Find the half life of this reaction. ठीक है, तो हमें पता है कि भाई 75 रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, 60 मिनट लगते हैं, तो हाफ लाइफ हमको बताना है. तो हाफ लाइफ कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले यहां से हम क्या कर लेंगे बेटा? K कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि जब तक हमको K नहीं पता होगा तब तक हम हाफ लाइफ कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K होता है. तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यहां पे हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा. रुको जरा, चलिए, तो यहां पे ये हमने फर्स्ट पार्ट कवर किया है ना. यहीं पे हमको सेकेंड पार्ट भी कवर करना पड़ेगा. नाउ बेटा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग A नॉट अपॉन A. यही हो जाएगा. ठीक है, या फिर आपकी बुक में जैसा लिखा हुआ है आप इसको कैसे लिख सकते हो कि इनिशियल A अपॉन
a माइनस एक्स। तो जिस तरीके से भी आपको सूटेबल लगे आप उस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इनिशियल स्टार्टिंग में हमारे पास कितना हम कंसंट्रेशन मान के चलते हैं, हमेशा 100%, कि हमने रिएक्टेंट कितना लिया है, हमने रिएक्टेंट हमेशा 100% लिया है, ठीक है। अब 75% कंप्लीट हो गया। 75% कंप्लीट होने का क्या मतलब होता है कि हमारे पास कितना बच गया है, यस हमारे पास कितना रिएक्शन बच गया है, तो यहाँ पे हमारे पास 100 आ जाएगा और नीचे हमारे पास 25 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा, है ना। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब क्या करें, log 4 की वैल्यू होती है 0.60, सो 2.303। कितना टाइम लग रहा है रिएक्शन को कंप्लीट होने में, सो ये हमारा 60 मिनट ले रहा है, ठीक है। कितने मिनट ले रहा है बेटा, ये हमारा यहाँ पे 60 मिनट ले रहा है। तो एज इट इज हम यहाँ पे 60 को मेंशन कर देंगे, ठीक है। लिख दो 60 इंटू 0.60 और इसको सॉल्व करने पे देखो इससे तो ये कट ही जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीधा सीधा। और यहाँ पे 2.303 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0.02303 और के की यूनिट क्या हो जाएगी, हमने मिनट में निकाला तो ये हमारा मिनट इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये हमारा मिनट इनवर्स हो जाएगा। चलिए अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। सो द फॉर्मूला फॉर हाफ लाइफ इज 0.693 अपॉन के, एंड के हमने ऑलरेडी अभी कैलकुलेट किया है। सो 0.693 अपॉन के की वैल्यू कितनी है, 0.02303। जब आप बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा 30 मिनट, ठीक है। आप खुद सोचो ना, खुद सोचो। वैसे अगर ये एमसीक्यू में आता तो आपको पता है इतना सॉल्व करने की जरूरत पड़ती नहीं, है ना, आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत पड़ती नहीं, ठीक है। आप इसको डायरेक्टली भी हिट एंड ट्रायल मेथड से कैलकुलेट कर सकते थे। चलो तो 30 मिनट हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, हाउ कैन दिस टेम्परेचर अफेक्ट ऑन रेट कांस्टेंट बी रिप्रेजेंटेड क्वांटिटेटिवली, ठीक है। तो किस तरीके से भाई टेम्परेचर अफेक्ट करता है, टेम्परेचर अफेक्ट कर भी पाता है कि नहीं कर पाता रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन को, यस क्या होगा यहाँ पे हमारा, सो देखो रेट कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं के से, ठीक है। सो रेट कांस्टेंट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग द टाइम, जैसे नॉट टाइम, इंक्रीज विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेट कांस्टेंट भी हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीज हो जाएगा। सो लार्ज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल पजेस द एनर्जी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हम ऐसा बोल सकते हैं कि उसके पास ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगा। ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होने से ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन होगा, ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन होने से रेट ऑफ रिएक्शन अल्टीमेटली बढ़ ही जाएगा, ठीक है। सो हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इंक्रीज विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज with the rate of reaction increase with increasing temperature, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर को इंक्रीज करने से। अब देखो क्या होता है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज हो जाएगी, दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज, सो अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल possess हाई एक्टिवेशन एनर्जी, इनके पास इतनी एनर्जी आ जाएगी भाई, है ना, इनके पास इतनी एनर्जी आ जाएगी, ठीक है, कि ये अब रिएक्शन को प्रोसीड कर दें, जिसकी वजह से क्या होगा, एज अ रिजल्ट
ठीक है, एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज। और जब इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज हो जाएगा सो इट लीडिंग टू दी हायर रेट कांस्टेंट, है ना, राइट, लीडिंग टू higher value of, leading to the higher value of rate constant, rate constant। हमने पढ़ा था ना कि टेम्परेचर का क्या इंपॉर्टेंस है, यस जब हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 से 3 गुना बढ़ जाती है, यस, सो रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 2 to 3 टाइम्स व्हेन वी इंक्रीज 10 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थी, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज 2 to 3 टाइम्स, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज 2 to 3 टाइम्स एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, जब भी हम हमेशा 10 डिग्री सेंटीग्रेड को इंक्रीज करेंगे, rise in temperature, clear? So this is question 20th, ये हमारा question 20th है, एंड आई थिंक इतना सफिशिएंट है इस क्वेश्चन के लिए। हमने ऑलरेडी कितने पॉइंट लिख दिए, 4 पॉइंट लिख दिए, है ना, लेकिन इसमें हम पहले यहां तक हमने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहे हैं, हाउ कैन दिस टेम्परेचर इफेक्ट ऑन द रेट कांस्टेंट बी रिप्रेजेंटेड क्वांटिटेटिवली। तो यहां पे अगर हम देखो टेम्परेचर जो है वो डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन पे, और वी कैन से नॉट रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट पे, ठीक है। ये हमको कैसे पता चला, आर्हेनियस इक्वेशन से पता चला। नाउ व्हाट इज आर्हेनियस इक्वेशन, ओके, व्हाट इज आर्हेनियस इक्वेशन, ये क्या हो गया, हाँ, आर्हेनियस इक्वेशन क्या है भाई, यस बेटा, आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है, एक मिनट, ओके, हाँ जी, आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम आर्हेनियस इक्वेशन को, K इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी, सो K इज इक्वल टू, ठीक है, ए ई, ठीक है, माइनस ई अपॉन आर टी, यही होता है हमारा आर्हेनियस इक्वेशन, जहां पे K इज द रेट कांस्टेंट, A इज द आर्हेनियस कांस्टेंट, EA इज द एक्टिवेशन एनर्जी, R इज द गैस कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर, ठीक है। तो यहां पे अगर हमसे किसके बारे में बात करें, यहां पे अगर हम, यस, यहां पे क्या हो जाएगा, अगर इन सबको हम लॉग में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग K इज इक्वल टू, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेचुरल लॉग A, और ये तो लॉग से लॉग कट जाएगा, ठीक है, माइनस ई अपॉन आर टी, हमारे पास ये पूरी की पूरी इक्वेशन आ जाएगी। अगर हमें लॉग बेस 10 में इसको रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, log base 10 is equal to log a minus EA upon 2.303 RT। इस तरीके से फिर हम log base 10 से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। आप इन सबकी वैल्यूज वगैरह भी लिख सकते हो कि इनको क्या क्या हम कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। सो द आर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है, क्वांटिटेटिवली रिप्रेजेंट दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 21, द रेट ऑफ द रिएक्शन इज गिवन बाय द इक्वेशन, रेट हमें दे रखा है दिस, एंड व्हाट इज द यूनिट फॉर द रेट ऑफ रेट एंड द रेट कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है, यूनिट बताना है एंड हमें रेट कांस्टेंट की रेट कांस्टेंट बताना है, ठीक है। तो यहां पे क्या दे रखा है, रेट हमको, रेट इज इक्वल टू के, और यहां पे क्या बोल रहे हैं, ए की पावर 2 नीचे नहीं है, ये ऊपर है, एंड यहां पे ये b है, ठीक है, यहां पे ये b है। सो कितने यहां पे हम कैसे बोल सकते हैं, ऑर्डर पहले कैलकुलेट कर ले, ऑर्डर से हम इसका क्या कैलकुलेट कर लेंगे, यूनिट कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2 + 1 यानी कि 3,
तो ये हमारा थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। एंड अगर हम इसके यूनिट के बारे में बात करें कि थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का हमारा यूनिट क्या हो जाएगा, सो मोल पर लीटर, है ना, यही हो जाएगा हमारे लिए इसकी यूनिट, के की वैल्यू, के की यूनिट, ठीक है। कितनी हो जाएगी बेटा, थर्ड है, नहीं नहीं मोल पर नहीं हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका, मोल यहाँ पे -2 1 -3 तो माइनस का 2 आएगा, है ना, लीटर स्क्वायर, और टाइम के बारे में बात करें तो सेकेंड इनवर्स। हाँ, तो ये हमारी के की यूनिट हो जाएगी बेटा, दिस इज द यूनिट ऑफ के, ठीक है, यूनिट ऑफ के हम यहां से कैलकुलेट कर पा रहे हैं। तो एक यूनिट हमने कैलकुलेट कर दी, पहले हमने ऑर्डर निकाला, फिर हमने यूनिट कैलकुलेट कर दी। उससे पहले हमसे क्या पूछा था, यूनिट ऑफ रेट, हमें रेट की भी यूनिट बतानी है, ठीक है। अब हम रेट की यूनिट कैसे बताएंगे, इसके हिसाब से हम रेट की यूनिट बता देंगे, ठीक है। यूनिट ऑफ रेट इज इक्वल टू क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, एंड कॉन्सेंट्रेशन में क्या दे रखा है हमारे पास, मोल, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन इज मोल पर लीटर, ठीक है, एंड सेकेंड इनवर्स, या फिर पर लीटर सेकेंड भी आप नीचे की साइड लिख सकते हो। क्लियर, आ गया क्या इतना समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22, एंड क्वेश्चन 22 है हमारा यहाँ पे, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक 40 मिनट फॉर 30% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट टी हाफ। हमें इसके लिए टी हाफ को कैलकुलेट करना है, तो कैसे हम इसके लिए टी हाफ को कैलकुलेट कर सकते हैं, एनी आइडिया। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, जल्दी बताइए। यस, कैसे फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे बेटा, सबसे पहले देखो इस टाइप के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। सबसे पहले हम नॉर्मल फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला यूज करेंगे, एंड देन उससे हम के की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, और के की वैल्यू से फिर हम टी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, यस, व्हाट इज द फॉर्मूला, K is equal to 2.303 upon T log A upon A minus X. So K is equal to 2.303 upon टाइम है हमारे पास 40 मिनट, log हम हमेशा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 मान के चलते हैं, एंड क्योंकि ये 30% कंप्लीट हो गया है तो हमारे पास कितना बचेगा, 70%, है ना। हमारे पास कितना बच जाएगा, ये 70% बच जाएगा। सो लगभग हम क्या बोल सकते हैं, 10/7 है ना, 10/7 है, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1.5 के आसपास हमारी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी लॉग की। क्लियर है, यस और नो, जल्दी बताइए, ठीक है। यहां से हम के की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, यस, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 40, एंड ये हमारा लगभग हो जाएगा लॉग 10 है 3 और 7 428, है ना, तो 1.49, यानी कि लगभग हम इसको 1.5 मान के चलते हैं, ठीक है, या फिर एक्यूरेटली ले लो 1.42 ले लो, चलो। अब log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 2 की वैल्यू 0.3 होती है, तो इनके बीच की वैल्यू यहाँ पे हमको मिल जाएगी, ठीक। अच्छा, log और एंटी लॉग ऑलरेडी मैंने सिखाया हुआ है कि किस तरीके से हमको सॉल्व करना होता है। अगर आपने अभी तक लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर देखना, ठीक है। चलो, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log 1.42 की वैल्यू लगभग 0.15 के बराबर आएगी, ठीक है, 0.15 के बराबर आएगी। इसको और आगे भी आप सॉल्व कर सकते हो, एंड यहां से जब आप k की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, देखो अब कर लोगे ना, अब जैसे आप इसको कैलकुलेट करोगे आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0.00894 मिनट इनवर्स। तो यहां से हमने k की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। नाउ पुट इन हाफ लाइफ, सो t हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन k एंड t half is equal to 0.693 upon 0.00894। तो बेटा यहां से t half बस आपको डिवाइड करके कैलकुलेट कर लेना है, एंड आपका जो आंसर आएगा लगभग 78 मिनट के आसपास आ जाएगा, ठीक है। आपका जो आंसर है लगभग कितना आ जाएगा, 78 मिनट के आसपास आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आ गया क्या समझ में, जल्दी बताएंगे, क्या इतनी चीजें क्लियर हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन 22। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन 23।
23rd. Okay, now question 23rd is for a reaction A plus B से हमको P प्रोडक्ट मिला है, the rate is given by this. How is the rate of reaction affected if concentration B is double? ठीक है, अगर हम B का concentration डबल कर देते हैं तो वो rate of reaction को कैसे अफेक्ट करेगा, इसके बारे में पहले हम बात करेंगे. ठीक है, क्लियर है ना यहाँ पे? तो रेट हमको क्या दे रखा है बेटा? रेट इज इक्वल टू A एंड B स्क्वायर. तो B पे ऑलरेडी स्क्वायर है. अगर जैसे हमने B को डबल कर दिया, B को हमने क्या कर दिया यहाँ पे, B हमारा यहाँ पे 2 टाइम्स हो गया है. सो रेट कितने गुना बढ़ जाएगा? रेट इज इक्वल टू 4A B स्क्वायर, ये हो जाएगा. सो द रेट बिकम 4 टाइम. ठीक है, द रेट बिकम 4 टाइम. द रेट बिकम 4 टाइम. रेट जो है हमारा वो 4 गुना बढ़ जाएगा. क्लियर? इसी का हम अब सेकेंड पार्ट देखते हैं. So the second part is what is the overall order of this reaction if A is present in a large excess. अगर A बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, सी कहीं पे भी अगर कोई चीज एक्सेस में प्रेजेंट होती है तो उसको हम काउंट नहीं करते. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर कोई चीज बहुत एक्सेस में है सो दैट कम्स अंडर दी सूडो ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, तो उसको हम लिखते ही नहीं है. तो सिर्फ पूरा का पूरा जो ऑर्डर है वो किस पे डिपेंड करेगा? बी पे डिपेंड करेगा. सो ऑर्डर हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा? ऑर्डर इज 2. ठीक है, नाउ इसका बी पार्ट है a first order reaction take 30 minutes for 50% completion. Calculate the time required for 90% completion. ठीक है, 90% कंप्लीट होने में कितने टाइम की रिक्वायरमेंट है ये हमको यहाँ पे बताना है. एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक 30 मिनट फॉर 50% कंप्लीशन. ओके, टी हाफ हमको दे रखा है, यानी कि कह रहे हैं कि रिएक्शन जो है भाई हमारी वो आधी कंप्लीट हो गई है, तो टी हाफ हमको दे रखा है. तो यहां से हम के की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, और उसको हम फर्स्ट ऑर्डर में पुट करके क्या कैलकुलेट कर लेंगे? टाइम कैलकुलेट कर लेंगे 90% कंप्लीशन का. ठीक है, वाइसा वर्सा टाइप का क्वेश्चन आ रहा है इस बार हमारे पास. ठीक है, तो अब हम क्या करें? टी हाफ इज दिस. Formula for T half is 0.693 upon K and क्या दे रखा है हमको? 30 मिनट दे रखा है ना. K is equal to 0.693 अपॉन यहां पे हमारा कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा. ठीक है, तो ये हमारा K की वैल्यू आ गई. ठीक है, नाउ पुट इन फॉर्मूला. सो T is equal to 2.303 K log A upon A minus X. So T is equal to 2.303 upon 0.0231 log. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमारा कितना होगा? 100 एंड फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इज 50, यानी कि यहां पे हमारा कितना आ जाएगा? रुको रुको रुको, 50% नहीं 90% के लिए ना, 90% के लिए निकालना है हमको. 90% के लिए हमको कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो 90% के लिए जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 और 90, यानी कि हमारा यहाँ पे log 10 बच जाएगा. ठीक है, सो T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन, कुछ तो गड़बड़ हो ही रहा है, 90% तो खर्च हो गया, बचा हमारा यहाँ पे 10%, तो लिखना भी 10 ही चाहिए था ना. ठीक है, इससे ये चला जाएगा तब हमारे यहाँ पे 10 बचेगा. 0.0231 log 10, और log 10 की वैल्यू बेटा कितनी होती है? log 10 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी. ठीक है, log 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अरे लगभग लगभग सेम है. तो आपको कितना मिल जाएगा? 100 मिनट लगेगा. ठीक है, पूरा टोटल टाइम कितना लगेगा? 100 मिनट आपको लगेगा रिएक्शन को 90% तक पहुंचाने में. क्लियर? Now let's move to the another question, question 24th. and कहां गया? question 24th है हमारा यहाँ पे. The decomposition of A into the product has a value, K की वैल्यू हमको दे रखी है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, and the energy of activation is also given to us. At what temperature would K be 1.5 into this? ठीक है, तो हमें यहाँ पे टेम्परेचर कैलकुलेट करना है एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला यूज करके. ठीक है, करें शुरू? यस, जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी बता देंगे क्या हम यहाँ पे अब स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ,
24th का ए पार्ट के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, है ना। हमें निकालना क्या है यहाँ पे, एक्टिवेशन एनर्जी नहीं, एट व्हाट टेम्परेचर वुड दिस, ठीक है, हमें टेम्परेचर निकालना है ना कि एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है। तो क्या क्या चीजें हमको गिवन है वो हम लिख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले तो भाई K1 गिवन है, K1 कितना है 4.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 3, 4.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 K1 हमको गिवन है। एंड K2 भी हमको गिवन है क्या, यस, K2 हमारे पास कितना है 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 4। साथ ही साथ हमको यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी भी गिवन है, कितना है 60 किलो जूल पर मोल, या फिर हम इसको जूल पर मोल में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा 60,000 जूल पर मोल हो जाएगा। और आर की वैल्यू जो हम यहाँ पे यूज करेंगे दैट इज 8.314, ठीक है, मोल पर जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है, जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक। चलो नाउ विल यूज द फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू, ठीक है, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू E अपॉन R, यही होता है T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। लेकिन हमें यहाँ पे ना एक टेम्परेचर दे रखा है बेटा, यहाँ पे हमको एक टेम्परेचर दे रखा है दैट इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो टेम्परेचर 1 इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर इसको हम केल्विन में कन्वर्ट कर दे तो 283 केल्विन हमारा टेम्परेचर दे रखा है। तो एक टेम्परेचर की हेल्प से हम क्या करेंगे, दूसरा टेम्परेचर कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो log K2 अपॉन K1 की वैल्यू क्या क्या दे रखी है यहाँ पे हमको, K2 है यहाँ पे हमारा 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 अपॉन K1 है हमारा 4.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू EA की वैल्यू है हमारे पास 1234 अपॉन R की वैल्यू है 3.14 एंड T2 हमारे पास कितना है, यस ये तो हमको दे नहीं रखा, हम कैसे लिख लें 1 अपॉन T1, T1 कितना दे रखा है 283 है, माइनस 1 अपॉन T2 हम एज इट इज लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 1 अपॉन T2 को उधर लेके चले जाएंगे, बाकी सारी वैल्यू इधर लेकर आ जाएंगे और डायरेक्टली मैं यहाँ पे आपको आंसर बता दे रही हूँ, ठीक है, कितना हो जाएगा, क्योंकि देखो अब मैंने सारी की सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं, मेरे ख्याल से अब आप आंसर बता पाएंगे, यस और नो, यस बता दोगे ना। तो बेटा यहां से जो हमारा T2 आएगा वो लगभग 24 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर आएगा, ठीक है, या फिर केल्विन के बारे में बात करें तो कितना हो जाएगा 24, तो 290 कितना होता है 7 हो जाएगा, है ना, 297 केल्विन के आसपास हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है 24 में। और कुछ है क्या, हाँ सेकेंड है इफ द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर इज x and 3/4 लाइफ पीरियड ऑफ द सेम रिएक्टेंट इज y, then how are x and y related to each other। चलो अब यहाँ पे हमको बताना है कि x और y एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, ठीक है, यहीं पे बता दूं, क्वेश्चन यहीं पे लिखा हुआ है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सो बी पार्ट में यहाँ पे क्या दे रखा है हाफ लाइफ, x जो कह रहे हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि t हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन k, ठीक है, एंड y हमारा क्या है x इज 3/4 ऑफ द लाइफ, ठीक है, लाइफ पीरियड ऑफ द सेम रिएक्शन y, हाउ x एंड y इज रिलेटेड टू दिस। सो y हमारा क्या हो जाएगा 2.303, ठीक है, इज इक्वल टू k log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हो जाएगा, है ना, तो 3/4 कह रहे तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा log 4 हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो y जो है वो 2 टाइम्स ऑफ x के बराबर आ जाएगा, ठीक है, y जो है वो 2 टाइम्स x के बराबर आ जाएगा एंड यही हमसे पूछा था, ठीक है, यही हमसे इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछा था, ठीक है। In some case it is found that large number of colliding molecules have energy more than the threshold energy yet the reaction is slow, तो क्या बोल देंगे हम, yes क्यों ऐसा होता है जल्दी बताओ। देखो मॉलिक्यूल्स के पास अगर ग्रेटर एनर्जी भी होती है अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी से देन द रिएक्शन में बी स्लोअर, इसके कुछ रीजंस हो सकते हैं, है ना, मे बी प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगा, है ना, रीजंस आर, रीजंस क्या क्या हो सकते हैं बेटा, सबसे पहला ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल इज नॉट प्रॉपर, ठीक है,
प्रॉपर ओरिएंटेशन इज नॉट फॉलोड, तब ऐसा हो सकता है। पहली चीज। दूसरी चीज क्या हो जाएगी? यस, और कौन सी क्या हो सकता है कि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस हो सकता है, ठीक है, मे बी ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, मे बी ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। तो दीज आर द रीजन जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। A first order reaction take 100 minutes for completion of 60% of the reaction and find the time when 90% of the reaction is completed. अब देखो, अब ये वाला क्वेश्चन आप कर दोगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। आप इसको कॉपी में सॉल्व करोगे, फोटो क्लिक करके मुझे ग्रुप पे शेयर करोगे। ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप कर पाओगे। 2 क्वेश्चन हमने सेम टाइप के कर लिए हैं, ठीक है। Now with the help of diagram explain the role of activation complex. Yes, तो हमने इसका डायग्राम बनाया था, याद है ना? अभी ये कुछ ऐसा हमने रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का डायग्राम बनाया था एक्टिवेशन एनर्जी के साथ, ठीक है। तो ये प्रॉपर आपका जो क्वेश्चन है बेटा 25th वाला, वो होमवर्क है, ठीक है। डू इट एंड शेयर ऑन नॉट व्हाट्सएप, ठीक है। आपको व्हाट्सएप पे शेयर करना होगा, क्लियर? लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो यहां पे टोटल 25 क्वेश्चन अब हमने इस चैप्टर के कर लिए हैं डिस्कस। एंड अब हम नेक्स्ट क्लास से क्या करेंगे बेटा? यस, नेक्स्ट क्लास से हम नेक्स्ट चैप्टर के PYQs लेकर आएंगे। हर एक चैप्टर के हम PYQs करेंगे, ठीक है, क्लियर है? सो थैंक यू सो मच। एंड अब हमारी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट क्लास में, एंड जो कि बिल्कुल लाइव क्लास होगी। ओके, सो मिलते हैं हम अपनी लाइव क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।